प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव सीधे चलते हुए। और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है। और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला। और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है। तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगौड़ा साहब है। तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा ही समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई। मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना। फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूं। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से
ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में। एक तो सीधे तौर पे पीएम मोदी कहते हुए कैसे जो है सरकारी कंपनियों के हालात इंडिया सरकार में बदले हैं, यूपीए सरकार में कितने बुरे हालात थे। अब आप 10 अगस्त से लेकर अब तक का चार्ट दिखाइए तमाम पीएसयू कंपनियों के, आपको रिटर्न दिख जाएगा, खासतौर पर आरईसी, पीएफसी। क्योंकि इससे पहले 10 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष जिन सरकारी कंपनियों के खिलाफ बोलता है उसको खरीद लीजिए, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तब से देखिए तमाम शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। डिम्पी, अभी थोड़ी देर पहले विजय सर से बात हुई, इनको भी फ्रेम में लेकर आइए। सीधे तौर पे हमने देखा फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ना सरकारी कंपनियों के बारे में बोला है। सबसे पहले डिम्पी आप बताइए, उसके बाद हमने देखा था कि सरकारी कंपनियों में जैसे ऐसी तेज़ी आ गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और मुझे याद नहीं है कि ऐसी तेज़ी हमने कभी आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल इस समय कभी देखी है इस तरह की तेज़ी। ये तो सालों नहीं चलते थे। देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी कंपनी का डीएनए चेंज हो गया। जो पहले काम कर रहे थे किसी और तरीके से, वो किसी और तरीके की सोच रखने लग गए हैं। उनकी बैलेंस शीट्स ठीक हो गई, उनका काम ठीक हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल अपनाती हैं। जिन कंपनीज़ को भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, सारी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। इनके अंदर अगर है भी तो अलग अलग जैसे ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज देख रहे होंगे आप। देश में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनी है जो इनका स्टेचर रखती है? तो जैसे गवर्नमेंट थोड़ा भी इनके पक्ष में आके पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है या कंपनीज अपनी तरफ से काम करती हैं तो रिटर्न कुछ इस तरह का आता है। खैर, मैं अपनी पॉइंट को ज़्यादा नोटिस ना करवाते हुए चोपड़ा सर से ज़रा समझना चाहता हूँ, वो कुछ बात कहना चाह रहे हैं इस पर। चोपड़ा सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ज़रा टेक्निकल एनालिस्ट पे जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई उनसे बात हुए। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात करी। मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हुआ करता था सरकार का, जो कभी मीट आउट होता नहीं था। इस बजट में बातचीत भी नहीं की गई। हो सकता है जुलाई के बजट में बातचीत की जाए। और अब जरूर ये बात कही जा सकती है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा कुछ सरकारी कंपनियों में तो वैल्यूएशन थोड़ी सी जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत अंडर वैल्यूड थी सरकारी कंपनीज। तो वो वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी था, जो कि अब हुआ है। और आई एम श्योर बीच में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई होंगी कि उनका वर्किंग चेंज हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई है। बट एक और बात जो है, जो अंडर वैल्यूड थी, वो भी कहीं ना कहीं या तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई है, जहां पर डिमोनेटाइजेशन के जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, ये ओके सर, डन।